हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यूजीसी नेट का पेपर बहुत पास आ गया है और हमारी इसी क्रम में 3 टॉपिक रह गए थे। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम थी, मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं लेके आ पाई, बट कोई नहीं, आज कल में आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आपने अगर लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो सारे यूनिट का रिविज़न हम अच्छे से कर चुके हैं, आप एक बार ज़रूर देख लेना। और चलते हैं आगे हम बिना देरी किए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी नाटक का, जो कि यूनिट 8 में दे रखा है। नाटकों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उन सभी का मतलब एक तरीके से क्या है कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, और क्या आपको कमी दिख रही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें आप सजेशन दे सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सभी को करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह का है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश जी का, उसको लेकर के ये कथन किसने दिया है? तो ये बच्चन सिंह ने दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग। यक्षगान आप जानते हैं, जो यक्षगान नृत्य है ये कहाँ का है? तो एक कर्नाटक का माना जाता है। और ये किस निर्देशक ने किया था? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किया था सत्यदेव दुबे ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है? कालिदास का है, और इसका अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक दिन में रचा गया? सिर्फ एक दिन में नाटक रच दिया और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर उसको खेला भी गया, और आज भी सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक है ये, सबसे अधिक खेला जाने वाला नाटक कौन सा है? तो ये अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था, और 6 अंक है इसके अंदर। इसके अंदर कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 6 अंक है इसके अंदर। अंधेर नगरी जो इनका नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इसके 6 अंकों का क्रम आपको ध्यान रखना है। जो नाटक आपको दे रखे हैं उनमें जो भी उनके दृश्य है या फिर अंक हैं, उनके क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। सारे क्रम या फिर सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या है कि डिस्कस नहीं हो पाते लास्ट टाइम में। रिवीजन में तो आपको मोटा मोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिया है अंधेर नगरी का, आपको और भी सारे जो नाटक हैं उनके भी क्रम याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको इनसे आइडिया लगेगा कि आपका जो छूट रहा है रिवीजन कहाँ कहाँ से छूट रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अंधेर नगरी में 6 अंक हैं। उसमें सबसे पहले आता है बाह्य प्रांत, फिर बाजार में जाते हैं, उसके बाद वो जंगल में घूमने जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर अरण्य वन में जाते हैं, और फिर शमशान। लास्ट में तो देखो शमशान ही जाना होता है ना। तो अंधेर नगरी नाटक में 6 अंकों को क्रम से अगर पूछ लिया जाए तो इस तरह से लगाया जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक में किस पत्रिका का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है कवि वचन सुधा का। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही क्या है पत्रिका थी, उन्होंने ही प्रकाशित किया था इसे, और इसी पत्रिका का जिक्र किया गया है उनकी नाटक भारत दुर्दशा नाटक में। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव चौथे अंक में किसे भेजता है? तो ये भेजता है रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है, जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था, 1 साल पहले अंधेर नगरी से। ठीक है, और इन्होंने जो भारत दुर्देव है इसमें वो एक खलनायक के रूप में आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। खलनायक के रोल में कौन है यहाँ पर? तो ये है भारत दुर्देव, जो कि भारत का क्या है भला नहीं चाहता है ना। और वो किस किस को भेजता है भारत दुर्दशा में? तो रोग को भेजता है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि वो तीसरे नंबर पर किसे भेजता है या दूसरे नंबर पर किसे भेजता है। तो पहले रोग को भेजेगा। देखो, किसी के अंदर कोई रोग होगा तभी तो आलस्य आएगा, और आलस्य आता है, वो 24 घंटे पड़ा रहता है, तो वो किसका पान करता है? मदिरा का पान करेगा।
फिर उसे मदिरा पी करके क्या होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी मतलब ट्रिक लगा के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए 5वें अंक में, ये ध्यान रखना है, 5वां अंक जो है इसमें भारत दुर्दशा में, उसमें एक कमेटी का दृश्य है। यानी कि भारत की हालत को सुधारने के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसमें 6 सहयोगी सदस्य हैं, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो 6 सहयोगी कौन है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक महाराष्ट्र का रहने वाला, एक बंगाल का रहने वाला, एक कवि है, एक पत्र संपादक है और 2 देसी महानुभाव हैं। कौन है, 2 देसी महानुभाव, 2 देसी महानुभावों को यहाँ पर लिया गया है। यानी कि ये जो 6 सहयोगी सदस्य हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाली, महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्र का रहने वाला, कवि और पत्र संपादक एंड 2 देसी महानुभाव। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त नाटक इतिहास की किन किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। चंद्रगुप्त जो नाटक है ये इतिहास की किन किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। तो ये है सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, ठीक है, और नंदकुल का उन्मूलन। आपने अगर देखा हो तो एक बार चंद्रगुप्त नाटक आता था, मतलब उस पर भी आता था, टीवी पे भी बहुत पहले, कभी किसी ने देखा हो तो उसमें बताया गया है, या फिर आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आप जानते होंगे सिकंदर कौन था और सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था। नंदकुल का उन्मूलन, नंदकुल का वंश को ख़त्म किसने किया था। तो सबसे उसमें जो लास्ट का था घना, नहीं उसको महापद्म नंद कुछ ऐसा उसका नाम था लास्ट में, तो उसको चंद्रगुप्त ने पराजित करके और खुद राजा बना था वहाँ पर, जिसको चाणक्य का जो शिष्य था, चाणक्य ने ही, चंद्रगुप्त एक बच्चा था उसको क्या किया था, पूरा एक मतलब एक मजबूत इंसान बनाया था उसको, किसको ख़त्म करने के लिए, तो ये नंदकुल का उन्मूलन करने के लिए, और सेल्यूकस की पराजय है। ये सारे इतिहास की जो घटनाएं हैं इन पर आधारित है चंद्रगुप्त नाटक। नेक्स्ट देखते हैं सिंगरन, वररुचि, सिकंदर, दांड्यायन। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नाटक किस घटना पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी टाइप से हमने कहानी और उपन्यास, इनको भी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना वीडियोज़ को, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रिवीजन के लिए। ठीक है, तो सिंगरन, वररुचि, सभी के पात्र आपको याद रखने हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो और कोई भी विधा हो, उसका याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिंगरन, वररुचि, सिकंदर, दांड्यायन, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, अलका, ये किस नाटक की पात्र हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं सारी। ये इसलिए यहाँ पर जरूरी है क्योंकि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 जो नाटक हैं ये किसके हैं, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, और ये तीनों के तीनों ही हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, और तीनों के जो पात्र हैं ना वो इतिहास पर ही आधारित है, और वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक दूसरे में बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। तो इन तीनों के जो पात्र हैं उनको आप अच्छे से याद रख लेना। अगर पात्रों से नाटक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% यहीं से आएगा, इन तीनों में से, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप अच्छे से याद रखना। चंद्रगुप्त के मैंने यहाँ पर बताए हैं। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, ये चंद्रगुप्त नाटक में कथन किसका है, तो चंद्रगुप्त का ही है कि युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। यह किस नाटक की भूमिका में कहा गया है, तो ये कहा गया है स्कंदगुप्त की भूमिका में। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है खुद ने ही, स्कंदगुप्त किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का, तो ये खुद ने ही कहा है कि इसमें 2 चीज़ें हमें बतानी हैं स्कंदगुप्त के बारे में, तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, भूमिका आपको सभी नाटक उपन्यासों की याद रखनी है, एक बार उनको देख लेना। कष्ट हृदय की कसौटी है और तपस्या अग्नि है सम्राट। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यह कथन स्कंदगुप्त में किसका है, तो यह है देवसेना का। किसका है, देवसेना का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा रचित है, तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जो कि 1933 में
प्रकाशित हुआ था और इसमें 3 अंक हैं। कितने हैं? ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामिनी के पात्र आपको याद रखने हैं, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, खिंगल और मिहिरदेव। ये किस में आते हैं? तो ये सारे के सारे पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी के। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी में ही कथन किसका है? तो ये है मंदाकिनी का, जो महिला पक्ष के लिए हमेशा लड़ती है, ठीक है। और जब ध्रुव स्वामिनी क्या होती है, परेशान होती है, उसके पति के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, और तो वो क्या करती है, मंदाकिनी उसका विरोध करती है, तब ये बात बोलती है। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किस आधार पर लिखा गया है? तो सभी के प्रकाशन वर्ष, सभी के लेखक और किस आधार पर लिखे गए हैं, कितने अंक हैं, ये मेन जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 1955 में लिखा गया ये नाटक है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनके लेखक का नाम है। और नेक्स्ट देखें तो 1955 में ये प्रकाशित होता है और ये किस आधार पर लिखा गया है? तो महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा ही है 5 अंकों का नाटक है, जो कि आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। देखो युद्ध जो होते हैं ना, चाहे एक छोटा सा गृह युद्ध हो, चाहे बड़ा विश्व युद्ध हो, कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, नुकसान ही होता है, किसी को फ़ायदा तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी त्रासदी को इसमें दिखाया गया है युद्ध की। तो महाभारत में जो 18 दिनों का युद्ध चला था, उसकी पृष्ठभूमि पर यह युद्ध लिखा गया है अंधा युग। जब बाद में क्या होता है कि युधिष्ठिर रह जाता है और युधिष्ठिर बाद में मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, और उसके ही ऊपर आधार पर ये नाटक लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंधा युग नाटक के अंकों का सही क्रम क्या है। तो इनके सही क्रम आपको सबके याद रखने हैं, और अंधा युग के आप ज़रूर याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कौरव नगरी, कौरवों की नगरी को दिखाया गया है। फिर पशु का उदय होता है। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य ये तीसरा है। और इसके बाद दिखाया जाता है अंतराल, अंतराल भी पूछ लिया जाता है, पंख, पहिए और पट्टियाँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर चौथा जो अंक है, चौथा कौन सा है अंक? गांधारी का साप, गांधारी किसको साप देती है? कृष्ण जी को देती है। पांचवा है विजय, एक क्रैमिक हत्या, विजय तो होती है लेकिन क्या होती है, क्रैमिक मतलब क्रम से बहुत लोगों की हत्या हो जाती है। फिर होता है इसका समापन, और समापन में क्या दिखाया गया है? प्रभु की मृत्यु दिखाई गई है। प्रभु इसमें किसको माना गया है? तो ये माना गया है श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण जी को, उनकी मृत्यु से इसका क्या होता है? समापन होता है, ये ध्यान रखना है। आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। अंधा युग नाटक में ये कथन किसका है? तो धृतराष्ट्र का विदुर से है। धृतराष्ट्र विदुर से बोलता है कि आज मुझे भान हुआ कि मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, ठीक है। वो अंधा था, अपने बेटे के प्यार में और भी ज़्यादा अंधा था। वैसे तो अंधा था ही, बल्कि अपने बेटे के मुंह में इतना ज़्यादा अंधा था कि उसे अपने जो बाकी के जो पांडव बच्चे थे, वो भी उसके ही बच्चे थे, भाई के बच्चे थे, उनका भी दुख दिखाई नहीं दिया, है ना। और उसने ही महाभारत करा डाली। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। ये किसका कथन है? तो ये गांधारी का कथन है, जो कि किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी, है ना। और वो कहती है कि धर्म जिधर होगा वो मूर्ख, जय भी उधर ही होनी है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, ठीक है। कौन सा नाटक है जो 3 अंकों में विभाजित है? इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाद एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है, और सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। तो ये जो विषय है ये किस नाटक के हैं? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण लाल अलग है और लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग है। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। आगरा बाजार नाटक में ये कथन किसका है? तो आगरा बाजार
जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया था? हबीब तनवीर के द्वारा, ठीक है। और इसमें किसके द्वारा ये कथन कहा गया है कि आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ये कहता है ककड़ी वाला, किससे? लड्डू वाले से। देखो लड्डू क्या होते हैं? गोल गोल होते हैं। और ककड़ी वाला तो कहेगा ही, क्योंकि ककड़ी क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। और जो रास्ते होते हैं ना, वो भी बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसे मतलब कुछ ट्रिक लगा लेना, बड़ा सिंपल है अगर करना चाहें तो। ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो कितनी भी मुश्किल चाहे आ जाएं, लेकिन उन सबको पार करके अपने लिए कहीं ना कहीं रास्ता खोज ही लेते हैं, है ना। वैसे ही बिल्कुल जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? समस्याओं से डर जाते हैं, मुसीबतों से हार मान लेते हैं। अगर उनको 1 बार 2 बार 3 बार वो एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, अगर उनको फिर लगता है बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, उस सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल आप सुनते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके जो परिवार है उसको उनकी जान की ज़रूरत है, बल्कि नौकरी की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहने की बात है। देखो कहते हैं, सभी कहते हैं सफल होना अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, सफलता तो आपको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो जीवन है उसी को समाप्त कर डालो। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसा करते हैं, पता नहीं कहीं ना कहीं उन पर गुस्सा भी आता है, और फिर कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स पे तरस भी आता है जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, क्योंकि परिवार को सफ़र करना पड़ता है इस सब के बाद। वो तो चले जाते हैं, जो भी आत्महत्या करते हैं वो तो चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन बाद में जो उनका पीछे परिवार रहता है, जो उनके लिए जी रहे हैं, जो उनके सहारे से जी रहे हैं, उन पर क्या बीतती है कोई नहीं जानता। जाने वाला नहीं जानता, और बाहर वाला भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो कभी भी जो ज्ञानी है, ज्ञानी बनो। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको तो ख़ास तौर से इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे लगता है आजकल जो बच्चे कर रहे हैं ना ऐसा, वो पढ़े लिखे ही ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये चीज़ सुन के ना बहुत बुरा लगता है। ककड़ी वाले का लड्डू वाले से है ना। ककड़ी क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। रास्ते भी क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसे आप टिक लगा लेना। आगरा बाजार जो नाटक है वो किसके द्वारा और कब लिखा गया? तो ये हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी में, ठीक है। ये नाटक व्यंग्य शैली में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रखना, व्यंग्य शैली में इसको लिखा गया है। बकरी नाटक में 3 डाकूनुमा खूंखार व्यक्ति कौन है? तो ये दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर। करमवीर है जो बकरी का नाम लेकर के चुनाव जीत जाता है, ठीक है। और दुर्जन सिंह और सत्यवीर ये सब क्या करते हैं? बकरी को चुरा ले जाते हैं, और फिर गांधी जी की मतलब बकरी उसको बताते हैं, और एक महिला की बकरी होती है उसको चुरा ले जाते हैं, और फिर उसको गांधी जी की बकरी बताते हैं, और उसी के नाम पर वोट मांगते हैं, और फिर चुनाव जीत जाते हैं। मतलब बकरी ऐसा नाटक है। व्यंग्य किया गया है एक तरह से राजनीति पर, या जो भ्रष्टाचार है उस पर। 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। यह पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? तो ये बकरी नाटक से ही ली गई हैं, ठीक है। 5 देव सम 5 दल। भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किस नाटक में मिलता है? तो ये भी बकरी में ही मिलता है, जो कि 1974 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी मैं बता देती हूँ। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखें, एक और द्रोणाचार्य नाटक किस पर आधारित है? तो यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है, और ये प्राचीन परंपरा से जोड़ता हुआ नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य आप जानते होंगे, जो महाभारत है, आपने कभी पढ़ी हो, देखी होगी, सब नहीं देख रखी है ऑब्वियसली। तो उसमें जो द्रोणाचार्य होता है, जो कौरवों को और पांडवों को क्या सिखाता है? धनुर्विद्या सिखाता है, या उनको मतलब शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके गुरु होते हैं द्रोणाचार्य। तो इसमें ये दिखाया गया है इस नाटक में, एक और द्रोणाचार्य में, कि आज का जो शिक्षक है वो क्या करता है, मतलब अमीरों की दलाली करता है, और जो गरीब बच्चा होता है उसमें उसको बेचारे को उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसको फंसने देता है, ठीक है। वो गलत चीज़ में फंसता है, मतलब नकल कोई दूसरा करता है और वो बच्चा फंस जाता है गरीब का। तो ऐसे करके ये नाटक है, ठीक है। उसका एक मित्र होता है विमलेंदु, वो मर जाता है, और बाद में क्या करता है, अपने दोस्त को मतलब ऐसे बोलता रहता है कि तुम एक और द्रोणाचार्य, उसका नाम रख देता है।
अरविंद, लीला, यदु, राजकुमार, विमलेंदु, चंदू, अनुराधा, सुदीप आदि किस नाटक के पात्र हैं? तो एक और द्रोणाचार्य के पात्र हैं, जो कि 1977 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशित होता है तो 1977 में प्रकाशित होता है। अरविंद से कौन कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक और द्रोणाचार्य। विमलेंदु कहता है, जो कि मतलब मर जाता है, उसके बाद उसकी परछाई मतलब उसको दिखती रहती है। वो अपने दोस्त से ऐसा कुछ बोलता है कि तुम एक और द्रोणाचार्य हो, जो अपने सिद्धांतों से हमेशा समझौता करते रहते हो। मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूँगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। तो ये कथन किसका है? ये द्रोणाचार्य का है, कृपि से। कृपि कौन है? उसकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी है द्रोणाचार्य की। तो उनसे ये ऐसे बोलता है, जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी, मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूँगा। और जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसी ही पीढ़ी तैयार की। कौरव और पांडव आपस में ही लड़ गए, है ना। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती, उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये द्रोणाचार्य का अर्जुन से है। किससे? अर्जुन से, कि जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती, उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? यह कथन किसका है? तो अश्वत्थामा का, कृपि से है। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का बेटा है, जो अपनी माँ से ये सब बातें बोलता है। उपेंद्र नाथ अस्क का, देखो चलो कोई नहीं, अभी आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है कुछ मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सारे ही तैयारी करते हैं आजकल। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज़ इस बात से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीखना चाहें तो हमें इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को क्या होते हैं, गलत शिक्षा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन गलत काम जब करते हैं ना, तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, उसको उसी टाइम पर नहीं रोकते बचपन में। उनको लगता है कि अभी छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा, मतलब उसको मतलब गलत करते हुए भी नहीं रोकते, है ना। बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, मोबाइलों में इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, जो भी है वो गलत वर्क करते हैं। तो बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, मैं ये नहीं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे आपकी बात सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, लेकिन उनको सिखाना तो चाहिए। क्योंकि जो शिष्टाचार होता है ना, वो गलत आदतों या सही आदतों, वो आप बचपन से ही सिखा सकते हैं, बड़े होकर नहीं। तो अश्वत्थामा जो कृपि से ही बात बोलता है ना, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है सारे पेरेंट्स को। अगर आप में से कोई भी जो माँ हैं या बनेंगे या माता पिता जो भी हैं, वो आप अच्छे से शिक्षा इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि आपको हमेशा बचपन से ही अपने बच्चों को बिल्कुल छोटेपन से ही अच्छी शिक्षा ही देनी चाहिए। उनकी हर डिमांड को कभी पूरा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी बीच बीच में, क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चों को गाइड करना। तो आप भी सब बच्चे ही हैं हमारे लिए, तो जो भी पढ़ रहे हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो अंजो दीदी जो नाटक लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने, ये किस प्रकार का नाटक है? ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यह नाटक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों को प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है अंजो दीदी, जो कि एक बेहद यांत्रिक महिला है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। जो अंजो दीदी है, वो बिल्कुल अपने जीवन को एक घड़ी की तरह चलाना चाहती है। वो सारा मतलब एक इतनी डिसिप्लिन्ड महिला है कि वो हर किसी को यही सोचती है। और उसका जो बेटा है, पति है, बिल्कुल सब उससे परेशान हो गए हैं, बिल्कुल एकदम एक मशीन की तरह बन गई है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण किस नाटक में किया गया है? तो ये किया गया महाभोज में, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। महाभोज की प्रथम प्रस्तुति का ये होती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के द्वारा 1982 ईस्वी में आता है। ये 1982 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो ये 1959 में नवाजा गया। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया 1959 ईस्वी में। आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो कि धर्मयुग भी किसकी पत्रिका थी? तो ये धर्मवीर भारती की पत्रिका थी। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक के रूप में कौन रहता है? तो ये पतलून और कमीज पहनता है, जो कि महेंद्र नाथ है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है।
तो ये पतलून और कमीज पहनता है, यानी कि थोड़ा गरीब इंसान है ना। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 के रूप में कौन आता है? आपको जो 4 पुरुष इसमें दिखाए गए उन चारों का आपको एक तो उनका पहनावा और कौन से रूप में कौन से नाम उनके अलग अलग दे रखे हैं। जुनेजा, जैसे कि इसमें जुनेजा है जो 4 के रूप में आता है और वो क्या पहनता है? पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनता है। देखो ये नाटक है और इसमें एक ही पुरुष होता है जो 4 बार अलग अलग मतलब कपड़े चेंज कर करके और वो अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग उसका नाम होता है। तो इसीलिए इनको आप ध्यान रखना है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये किस नाटक से ली गई पंक्तियाँ हैं? तो ये ली गई हैं स्कंदगुप्त से, जो कि किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मनोज शंकर ने पकड़ा था। कौन सा नाटक है जो समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया है? एक और द्रोणाचार्य, उसमें समानांतर कथा प्रसंग चलते हैं। अंधा युग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या है? तो मानव भविष्य की रक्षा करना चाहता है। कौन? युयुत्सु। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं जगता है, मतलब किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आत्महत्या कर लेता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनके नाटकों का सही अनुक्रम आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और तो जयशंकर प्रसाद के हमने यहाँ पर लिए हैं, बाकी आपको जो भी इसमें हमारे नाटककार आए हैं उनके नाटकों को आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर सारे नाटक इनके रखे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा था सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 और ये करुणालय 1912 में ही लिखा था। कल्याणी और करुणालय दोनों याद रख लेना, 1912 में लिखे गए। 1910 में सज्जन, प्रायश्चित किया 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मे जय का नायक 1926 और इसके बाद लिखा कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 का में प्रकाशित होता है। एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं, इनको तो सारा कुछ याद ही रखना है। बाकी ये जो क्रम है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की हमारी जो यूनिट 8 है नाटक, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं बीच में बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ये मेरी आदत भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट हो। आप अच्छे से तैयारी करो, दिन रात लगे रहो अच्छे से, पेपर ज़रूर पास हो जाएगा, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा आसानी से। बस रिवीजन करते रहिए, बार बार आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अब नई नई चीज़ें हम ना पढ़ें। धन्यवाद।